तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विषय से रिलेटेड है। अभी तक मैंने पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की वीडियो भी ऑलरेडी डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उद्भव और विकास। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव और विकास में मतलब क्या क्या चीज़ें आई हैं और किस तरह से उद्भव और विकास हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के कारण क्या थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं क्या है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर हम कहें तो एक ऐसे समूह से लगाई जाती है जहां लोग रहते हों, यानी जन के समूह के रूप में लगाई जाती है, और जहाँ की भौगोलिक सीमा एक निश्चित देश तक सीमित हो, जहाँ की परंपरा समान हो सबके लिए, जहाँ के जो नैतिक मूल है वो समान हो, सबके हित के बारे में सोचा जाए, सभी के मतलब समान सबकी भावना हो और सभी एक समान भावना के रूप में जहाँ के लोग बंधे हुए हों, यानी जिसमें एकता के सूत्र में बंधने की उत्सुकता भी हो और समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पाई जाती हो। तो ये सभी क्वालिटीज़ राष्ट्रवाद की कहलाती हैं। तो राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीयता की भावना किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना होती है, जो सामुदायिक रूप से होती है और जो उनका संगठन भी मजबूत करती है, यानी उनकी जो यूनिटी है उसे भी मजबूत करती है। तो यदि भारतवर्ष की बात करें तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। तो इस विकास में विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का भी ज़्यादा योगदान रहा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो इंडिपेंडेंट रूप से अपने अधिकार समझते थे और जिनमें अपने देश को वेस्टर्न कल्चर से मतलब उनके मुकाबले में लाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा प्रेरणा थी। तो ऐसे लोग पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न देश के जो हिस्ट्री होती है उन्हें पढ़कर मतलब कि उनकी हिस्ट्री को पढ़कर उन लोगों को अपने ही देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो इससे ये हुआ कि भारत के प्राचीन इतिहास से जो नई पीढ़ी थी वो राष्ट्रवादी प्रेरणा के लिए भी मतलब कि जो भारत की नई पीढ़ी है उन्हें भी राष्ट्रवादी की प्रेरणा मिली। लेकिन आधुनिक काल में नवोदित जो राष्ट्रवाद हुआ उसमें अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा जोर दिया गया, यानी बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ज़्यादा देने लगी। तो देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए जो नए विशिष्ट वर्ग के बच्चे हैं उनमें राष्ट्रीयता का झंडा उठाया हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली राष्ट्रीयता क्या है कि वहाँ जहाँ ऐसे लोग जो समान जन भावना से जुड़े हुए हों, जहाँ की भौगोलिक सीमा एक निश्चित देश तक हो, जहाँ के लोग को समान हित हो, सभी बंधुत्व की भावना से बंधे हुए भी हो और अपने देश काल के बारे में सोचे। तो भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका विकास कैसे हुआ? ब्रिटिश काल के शासनकाल के तहत हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें शिक्षा मिल गई थी। तो वो जब मतलब कि वेस्टर्न कल्चर के इतिहास को उठाकर देखते थे तो उन्हें लगता था कि हमारे देश मतलब हमें भी अपने देश के लिए उतना ही पैट्रियोटिक होना चाहिए, उतने ही राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद एक आधुनिक तत्व है। इस राष्ट्रवाद का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद के उदय को प्रक्रिया अत्यंत जटिल और बहुमुखी रही है। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले देश में ऐसी सामाजिक संरचना थी जो कि संसार के किसी भी अन्य देश में शायद कहीं पाई जाती हो। यानी जब ब्रिटिश आए हमारे देश में तो हमारे देश की जो संरचना थी वो और अन्य देशों से बहुत ज़्यादा अलग थी, क्योंकि यहाँ पे कुटीर उद्योग ज़्यादा होते थे, खेती किसानी होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ापन
था। तो वह पूर्व मध्यकालीन यूरोपीय समाजों से आर्थिक दृष्टिता से भिन्न थी। भारतीय विविध भाषाई अनेक धर्मों के अनुयायी वाले विशाल जनसंख्या का देश है। यानी हमारा भारतवर्ष यहाँ पर अलग तरह के मतलब कि कई तरह के कल्चर, कई तरह की भाषाएं, कई तरह की जाति, कई तरह के धर्म पाए जाते। तो इन सभी से जुड़ा हुआ अधिक विशाल जनसंख्या वाला देश है। सामाजिक दृष्टि से हिंदू समाज को, जो कि इस देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है, विभिन्न जाति और उपजाति में विभाजित रहा। स्वयं हिंदू धर्म में किसी विशिष्ट पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि उनमें कितने ही प्रकार के दर्शन और पूजा पद्धतियाँ सम्मिलित है। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति या कर्मकांड के बारे में नहीं, बल्कि कई सारी पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हिंदू समाज अनेक सामाजिक और धार्मिक विभागों में बांटा हुआ है। भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा विशाल आकार के कारण यहाँ पर राष्ट्रीयता का उदय अन्य देशों की तुलना में अधिक कठिनाई से हुआ। शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की प्रकट भूमि में राष्ट्रवाद का उदय हुआ हो। यानी जिस तरह की हमारे भारतवर्ष की प्राचीन काल में संरचना थी या फिर लोग रहते थे, कल्चर था, वो शायद ही कहीं पाया जाता था। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, जैसे जैसे लोग जानने लगे हैं, वेस्टर्न कल्चर को देखने लगे, तो उनके अंदर भी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो पैदा होने लगी। अपने देश को सेल्फ डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट करना, ये सभी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वैसा उदय कहीं भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि के बारे में। यानी भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड था वो कैसा था। तो ब्रिटिश पूर्व सामाजिक पृष्ठभूमि बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय गांव आत्मनिर्भर होते थे, छोटे छोटे गणराज्यों के समान होते थे और सब अपने अपने चीज़ों को लेकर डिपेंड थे। तो ब्रिटिश से पूर्व भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, कुटीर उद्योग पर आधारित होती थी और वैसे ही सदियों से चली आ रही थी। वहाँ कृषि और उद्योगों में तकनीकी स्तर बिल्कुल नहीं था। सामाजिक क्षेत्र में परिवार, जाति, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते थे। कोई भी घटनाएं, कुछ भी होता था तो इन सभी के समक्ष रखा जाता था। नगरीय क्षेत्र में कुछ नगर राजनीतिक, कुछ धार्मिक और कुछ व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अधिकतर राज्यों की राजधानी किसी न किसी नगर में थी। तो नगरों में अधिकतर लघु उद्योग प्रचलित होते थे। मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिलें, ये सब नहीं हुआ करती थी। तो इन उद्योगों को राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। अधिकतर गांव और नगरों में परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, मतलब कम होता था, क्योंकि यातायात और संदेश के यानी जो यातायात के साधन थे वो बहुत कम थे और कम विकसित भी होते थे। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तनों से ग्राम की सामाजिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो भारत में जो भी राष्ट्रीयता की भावना थी वो अधिकतर धार्मिक और आदर्शवादी एकता की भावना थी और वो राजनीतिक और आर्थिक एकता की भावना मतलब लोग तीर्थ स्थल करने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण भारत का दौरा अवश्य करते थे और इससे देश की धार्मिक एकता की भावना भी बनी हुई थी। तो इस तरह की पृष्ठभूमि भारत में ब्रिटिश काल के आने से पूर्व थी। नेक्स्ट है कृषि व्यवस्था में परिवर्तन। तो भारत में अंग्रेज़ों की विजय के पश्चात भारतीय समाज में व्यापक रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना था। देश का अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाना था। ब्रिटिश शासन पूर्व मुस्लिम शासनों से अनेक बातों में विभिन्न होते थे। भारतीय लोगों की तुलना में अंग्रेजी की राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो ज़्यादा डिसिप्लिन थी। देशभक्ति और सहयोग कहीं ज़्यादा उनमें दिखाई पड़ते थे। उनके इन गुणों के कारण ही भारतीय विशिष्ट वर्ग को भी बहुत ज़्यादा इन गुणों ने उन्हें प्रभावित भी किया था। तो अंग्रेजी शासन के भारत की आर्थिक संरचना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उससे एक और देश में प्राचीन एशियाई समाज को जो ठेस पहुंची और दूसरी ओर जो वेस्टर्न कल्चर था वो धीरे धीरे देश में आने लगा। यानी कि बड़े बड़े कारखाने, मिल, इन सब का वो डेवलपमेंट करने लगे, यातायात के साधन को ज़्यादा विकसित करने लगे। तो इस तरह से ब्रिटिश के आने के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है नगरीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन।
तो ब्रिटिश शासनकाल में नगरीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। कुटीर उद्योग को धक्का लगा। धीरे धीरे कुटीर उद्योग खत्म होने लगा। विदेशी शासन में अनेक हितों पर बहुत ज़्यादा आघात हुआ। उनके माल की खपत कम होती गई, जिससे क्या हुआ कि परंपरागत उद्योग एकदम समाप्त होने लगे। कारीगरों का सामाजिक स्तर भी गिरने लगा और कारीगरी के काम छोड़कर अन्य व्यवसाय में लगने लगे। यानी जैसे जैसे मशीनरी आने लगी, कारीगरों मतलब जो कारीगर होते थे उनकी बेकारी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से नगरीय अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगा था। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार। तो अंग्रेज़ों ने देश में एक ऐसे वर्ग के निर्माण के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार किया जो कि शासन में सहायता दे सके, क्योंकि उन्हें दिक्कत होती थी अंग्रेज़ मतलब कि इंडिया के लोगों से बातचीत करने में, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी। तो वो लोग चाहते थे कि भारतवर्ष को भी पूरी तरह से ब्रिटिश राज्य में गणराज्य में तब्दील किया जाए और यहाँ पर भी लोगों को अंग्रेज़ी शिक्षा दी जाए, जिससे कि उन्हें भी शासन करने में आसानी हो। तो पूर्व ब्रिटिश भारत में अधिकतर शिक्षा धार्मिक शिक्षा मतलब कि ब्रिटिश काल से पूर्व ज़्यादातर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी हमारे भारतवर्ष में। जैसे जैसे ब्रिटिश आए तो उन्होंने चीज़ों को चेंज करना शुरू किया और अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार करना चाहा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में कानूनी एकता। तो अंग्रेज़ों से पहले भारत में मौलिक राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का बहुत ज़्यादा अभाव था। अंग्रेज़ों ने समस्त देश में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से समान व्यवस्था स्थापित की और उन्हें अपने राज्य में कानून के राज की स्थापना की। यानी उनके आने के बाद जो कानूनी एकता है वो धीरे धीरे जटिल होने लगी और अनेक उच्च न्यायालय संघीय न्यायालय यानी जो अलग अलग कोर्ट थे उन्होंने उसका भी डेवलपमेंट किया, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले क्या होता था कि किसी भी समस्या का समाधान या तो परिवार के समक्ष हो रहा है या फिर ग्राम पंचायत नगर पंचायत इनके समक्ष ही होता था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये चीज़ें चेंज होने लगी और उन लोगों ने कि कोर्ट का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कानूनी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट है नए वर्गों का उदय। अंग्रेजों के शासनकाल में नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और नवीन प्रशासनिक प्रणाली जन्म हुई। नई शिक्षा का विस्तार हुआ। इस प्रकार जिस नई शिक्षा का विस्तार होने लगा, हमारे भारतवर्ष के लोग भी अंग्रेजी पढ़ने लगे, तो एक नए वर्ग का उदय भी हुआ। तो इस अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के कारण के बारे में। यहाँ पे कारण होना चाहिए, गलती से चरण हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। पहला है राजनीतिक एकता की स्थापना। दूसरा पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रभाव। धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति। प्रशासकीय सेवा में भेदभाव। समाचार पत्रों का योगदान। तो ये सभी भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के कारण थे। और राजनीतिक एकता की स्थापना की अगर बात करें तो अंग्रेज साम्राज्यवादी थे और उन्हें धीरे धीरे भारतीय राज्यों को समाप्त करके या फिर हरा कर संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति से वो देश को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने लगे थे। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि सारे देश में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। लोगों को समझ आने लगा कि अब हमें एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ना है और मतलब कि राष्ट्रीयता के तहत अपने देश को इन अंग्रेज़ों से बचाना है। तो इनकी जो नीतियाँ थी इनका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और लोग अपने देश की राष्ट्रीय भावना के लिए जागृत हुए। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रभाव। तो भारत की राष्ट्रीयता के उद्भव तथा विकास में पाश्चात्य विचारों और शिक्षा प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों का पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति को समाप्त करके भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रक्त और वर्ण से भारतीय होंगे, लेकिन रुचि विचार अभिव्यक्ति बुद्धि से अंग्रेज होंगे। तो इस नीति के तहत इन लोगों ने चाहा कि हम भारतीयों को पूरी तरह से अंग्रेज बना देंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और इससे क्या हुआ कि जो भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजी आ गई, उन्होंने जो इन वेस्टर्न मतलब ब्रिटिश थे इनके इतिहास को उठाकर जब पढ़ा तो उन्हें मालूम चला कि ये अपने मतलब कि अपने देश काल के लिए कितने पैट्रियोटिक है। तो ये भावना हमारे देश में भी जागृत हुई और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया वैसे वैसे लोगों को सही गलत में फ़र्क समझ में आने लगा और वे अपने देश काल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय हो गए। नेक्स्ट है धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण। तो 19वीं शताब्दी में भारत में कई ऐसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
और इन आंदोलनों के नेताओं का विश्वास था कि राजनीतिक जागृति के लिए सामाजिक और धार्मिक जागृति भी आवश्यक है। तो उन्होंने सामाजिक बुराई और धार्मिक अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए कार्य किया और इन आंदोलनकर्ताओं ने भारतीयों में अपने गौरवपूर्ण अतीत और अपनी संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास को उत्पन्न किया और उन्हें जागृत किया कि उन्हें अपने देश काल के लिए एकजुट होना होगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण नीति। तो अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण नीति ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृत में योगदान दिया। अंग्रेज़ों की दृष्टि में भारत उनका एक उपनिवेश था जिसका वे अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे और तो उन्होंने कि राज करना चाहते थे बेसिकली। तो उन्होंने केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भारतीय हितों को उपेक्षा की, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस उद्देश्य से भारत को अपने निर्मित उत्पादों के लिए एकदम से बाजार बना दिया था। उन्होंने केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भारतीय लोगों के हितों की पूर्ण उपेक्षा की, निगलेक्ट कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि इनके शोषण नीतियों के तहत भारत के लोगों को सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगा और वो भारत से अंग्रेज़ों को एकदम से निकालने के लिए एकजुट हुए और बहुत सारे आंदोलन में एक दूसरे का साथ भी दिया। प्रशासकीय सेवा में भेदभाव। अंग्रेजों में प्रजाति अहंकार का प्रभाव प्रशासनिक सेवाओं पर भी पड़ा। उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की नीति ने उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग आदि के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ सरकारी सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उससे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इस घोषणा को कभी व्यवहारिक रूप से नहीं लिया उन लोगों ने और हमेशा भेदभाव की भावना रखी। नेक्स्ट है समाचार पत्रों का योगदान। राष्ट्रीय चेतना के विकास में भारतीय समाचार पत्र का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय प्रेस ने भारतीयों में प्रतिनिधि संस्थाएं, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, स्वशासन, आत्मनिर्भरता इन सब भावनाओं को उत्पन्न किया। उन्होंने अंग्रेज शासन में के अत्याचारी राजनीतिक आर्थिक उत्पीड़न को बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना की और उन्होंने अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर किया और लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। तो इस प्रकार से लोग अपने देश काल के प्रति जागरूक हुए और उन्हें मालूम चला कि क्या क्या कि किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरह से उनका यूज़ किया जा रहा है, जिससे इन सब चीज़ों के लिए समाचार पत्रों की तरह उन्हें योगदान कि उन्हें जागरूक किया गया और उन्हें अपने देश काल के राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा जगाई गई, पैदा की गई। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के यही सब कारण थे जिनके तहत भारत के लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई और वे अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत कर पाए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष का संचालन क्रमबद्ध रूप से किया और आरंभ से शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक उपायों को अपनाया। इसमें हिंसा या घृणा का स्थान नहीं था। महात्मा गांधी साध्य के साथ साधनों की पवित्रता पर भी जोर दिया गया था, यानी अहिंसा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, केवल संवैधानिक और शांतिमय रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। तो ये की विशेषता थी। दूसरा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पद दलित देशों के स्वतंत्रता आंदोलन से सदैव सहानुभूति और समर्थन किया, यानी जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी सहयोग उनका भी मिला, उनके साथ सहानुभूति और समर्थन के साथ उन्होंने आंदोलन किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत उसका गौरवपूर्ण अतीत रहा। अतः प्रारंभ से ही आंदोलन पाश्चात्य आंदोलनों से इस बात से भिन्न था कि भारतीयों ने प्रजाति या संकीर्ण बौद्धिक या सांस्कृतिक विचारों के स्थान पर मानव समाज, संस्कृति तथा धर्म की एकता को अपना उद्देश्य बनाया। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास था वो बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण था, क्योंकि धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग, रंग, भेद इन सब के आधार पर नहीं बल्कि मानव समाज के आधार पर सब एक साथ मिलजुल कर आंदोलनों में हिस्सा लेते थे और भारत से ब्रिटिश को भगाना चाहते थे। तो इस तरह से ये विशेषताएं थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इस तरह से दोस्तों आज पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।